सुबह से इतनी अच्छी बातें हुई हैं कि मुझे उसका समापन तो कुछ करना है नहीं। कुछ बातें आपके सामने ज़रूर रखूँगा। ये संस्कृत का शब्द है अर्घ्यम। रोहिणी जी ने उसको अपनाकर अपने जीवन का एक बड़ा काम किया है। इसका थोड़ा सा हम लोग अर्थ जाने। हिंदी में तो केवल अर्घ्य कहते हैं। इसमें जो पहला तत्व है वो जल है, दूध है, दही है, कुशाग्र है। कुशाग्र हम लोग समझते हैं घास का ऊपर का हिस्सा जो पूजा के काम आता है। चावल है, यव है, कुछ जगह धन धान्य में यव भी शामिल था। इस सब का मिला जुला जो रूप है वो हम देवता के लिए अर्पण करते हैं, उसको अर्घ्यम कहते हैं। अर्घ्यम में अर्पण का भाव है। अर्पण उतना हमें ठीक नहीं समझ में आए तो एक और थोड़ा सा उसमें एक शब्द जोड़िए, समर्पण। तो ये समर्पण का काम है जो आज हम हमारे सामने मंत्री जी ने उद्घाटन किया। उससे पहले रोहिणी जी ने जो अपनी मन की बात रखी बहुत ही आत्मीय ढंग से, मंत्री जी ने उसमें थोड़ी शासन की भी बात रखी, योजनाओं का भी उन्होंने हमको संकेत दिया, अपनी सरकार की भी उदारता का संकेत दिया। उन्होंने बताया कि चारों तरफ कैसे सब कुछ नष्ट हुआ है, कुछ उसके कारण भी उन्होंने बताए। तो इस सब को अगर ठीक करना होगा तो ये केवल कानून से नहीं होगा, केवल पैसे से नहीं होगा। इसमें अर्घ्यम की बहुत ज़रूरत है, अर्घ्यम संस्था की भी ज़रूरत है और अर्घ्यम स्वभाव की भी ज़रूरत है। तो संस्था हमारे बीच में है वो इसलिए है कि हमारा स्वभाव भी उसके अनुकूल धीरे धीरे बने, उसमें समर्पण आए। समर्पण का और भी मतलब अगर आप आगे चलाएं तो इसमें खरीद फरोख्त नहीं है, बाजार नहीं है, पैसा प्रधान नहीं है। समर्पण और अर्घ्यम का जब आप काम करें, पैसा चाहिए, उदारतापूर्वक उसकी भी प्रबंध है, लेकिन हम कहीं इस काम को सिर्फ उसके लिए ना करें, इसका संकेत भी है। इसीलिए इसका नाम अर्घ्य से जोड़ के रखा गया है। वेतन मिले, पगार मिले, सब सुविधाएं मिलें, बहुत अच्छी बात। नहीं भी मिले तो हम समर्पण भाव से इस काम को कर सकें। इसलिए इस स्वभाव से जो अर्घ्यम का वाटर पोर्टल पिछले 3 साल से चला, फिर बीच में कन्नड़ भी जुड़ा और अब आपके सामने हिंदी आया है। मैंने कुछ चीज़ें सोची थी कि हिंदी में जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो कुछ खतरे भी आते हैं, तो वो खतरे मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेनन जी ने जो अंग्रेज़ी पोर्टल का रूप हमारे सामने रखा और जो हिंदी का शिराज जी ने रखा, उसमें बहुत सारे मेरे मन का जो डर था, जो खतरे थे, जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, वो उन्होंने हटा भी दिए हैं। फिर भी मैं दोहराता हूँ कि हिंदी का मन कई बार हिंदी के कुछ प्रदेशों में अटक के रह जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत हुआ तो हरियाणा जुड़ जाता है। लेकिन ये देश बहुत बड़ा है, इसे केवल अंग्रेज़ी भी कवर नहीं कर सकती और ये देश इतना बड़ा है कि केवल हिंदी भी इसको कवर नहीं कर सकता। इसलिए हिंदी में जब ये हम काम करें तो मेरे मन में ये विनम्र सुझाव है कि हम हिंदी का घमंड अपने मन से अलग करें। सब भाषाओं में जो हिंदी में अच्छी से अच्छी सामग्री हम उपलब्ध करा सकते हैं, दूसरी भाषाओं से पूरे उदारता के साथ उधार लेकर उसको ब्याज समेत हिंदी के पाठकों को, हिंदी के पोर्टल इस्तेमाल करने वालों को हम दें। अभी केवल अंग्रेज़ी से अनुवाद हो रहा हो तो वो हमारी सीमा है। कल हमारी टीम में ऐसे लोग जुड़ें कि जो इनको दूसरी भाषाओं से भी सामग्री मार्क करके भेज सकें, तो हम एक हिंदी के बड़े दोष से बच सकेंगे। एक खतरा होता है हमारी टीम की सीमा का। 2 लोग काम कर रहे हैं, अभी तो ऐसे ही लगता है, पीछे भी 2 ही लोग हैं शायद। और अंग्रेज़ी की टीम में कितने लोग होंगे?
4 लोग, तो 2 दूनी 4 ही तो हुआ। ये 6 लोग हैं, 6 लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो अभी आपने हिंदी और अंग्रेजी में देखा, तो इनके लिए हम ताली बजा चुके हैं और भी ताली बजानी चाहिए। अब ये 6 के 60 हो सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारे सामने लोग बैठे हैं, हम सब हैं, इनमें बहुत सारे तो काम करने वाले लोग हैं जो पानी के प्रश्न को लेकर जगह जगह काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने बैठे हैं जिनका कोई 40-50 साल का अनुभव होगा पानी को लेकर। अभी दीवान साहब शायद स्वास्थ्य के कारण चले गए बीच में से उठकर। FAO का उनका लंबा इतिहास है, वहाँ से आने के बाद हिंदुस्तान में उन्होंने अपने समय का, पैसे का कैसे छोटे से छोटे गांव में जाके उपयोग किया है। हम सब नए लोग शायद उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन ML दीवान साहब अपने आप में एक हैसियत रखते हैं, एक व्यक्तित्व हैं। तो ऐसे लोग हैं हमारे सामने। सुमन साहब जी बैठी हैं, बीज का प्रश्न इन्होंने उठाया है। बीज इतनी छोटी चीज़ है, लेकिन पूरी सृष्टि उसमें छिपी हुई है, हमारी पूरी दुनिया उसमें छिपी हुई है। उस पर क्या संकट आया है, उसका इन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है, वो अंग्रेज़ी में किया है, उसका हम लोग हिंदी में कैसे उपयोग कर सकते हैं। फिर ये सब के अलावा हमारे बीच में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो इन चीज़ों को सरस ढंग से लिखना जानते हैं, लोगों तक पहुंचाना जानते हैं। जो मैंने सीमा की बात कही कि 2 लोग हिंदी में और 4 लोग अंग्रेज़ी में, 6 का 60 कैसे बने, उसमें मैं बहुत सारे नाम हैं, लेकिन रविंद्र शुक्ला जी सामने बैठे हैं, इंदौर से आए हैं इसी काम के लिए अपना समय निकाल कर। वो सबका समय बहुत कीमती है, मंत्री जी का भी कीमती है और आप सबका भी बहुत कीमती है। सब लोग यहाँ पर छोटा छोटा अपना उसमें से कुछ काट कर आए हैं। तो रवीन भाई से भी हम लोग सीख सकते हैं कि हिंदी में कैसे चीज़ों को अच्छे से अच्छे, मैं सोचता हूँ 30 साल तक रखा आपने एक अखबार के माध्यम से, 30-35 वर्ष तक रखा, तो आगे 5 साल हम लोगों को दे सकें, ऐसे हम इनसे भीख मांग सकते हैं कि भाई वो पोर्टल की थोड़ी बहुत सेवा करना, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। तो ये जो सीमाएं हैं हमारी, उनको हम अर्घ्यम के स्वभाव से असीमित बना सकते हैं। ये लिमिट को हम अनलिमिटेड कैसे बनाएं, इसका काम हमारी टीम को बहुत चुस्ती और दुरुस्ती से सीखना चाहिए। जो मैंने शुरू में बताया कि अर्घ्य में जल, दूध, दही सब कुछ मिलता है, लगभग वही सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी कि इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। मेरे मन में ये भी था कि इन चीज़ों को, जो चीज़ें बिगाड़ रही हैं, उनका भी ध्यान हो। अक्सर अच्छी बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, खराब बातों की तरफ अखबार का जल्दी ध्यान जाता है। कोई भी चीज़ बर्बाद हो रही हो तो संवाददाता जल्दी पहुंच जाता है और उसकी रिपोर्ट करके बता देता है कि ये नदी काली हो गई, लेकिन किसी ने नदी सफ़ेद की हो उसकी तरफ ध्यान कम जाता है। तो पोर्टल इसमें बहुत ध्यान रखे कि वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के खबरों का, समाचारों का, व्यवहारों का अपना पूरा ध्यान रखे और उसको सामने लाए सबके। तो मुझे लगता है कि इसका एक पूरक रोल बन सकेगा। ये सब कौन करेगा? तो जो मैंने कहा कि सीमा है हम सबकी, उसको असीमित आप सब लोग बनाएंगे, और जो मित्र सामने बैठे हैं वो सब लोग इसको जितना व्यापक बना सकते हैं उसका कोशिश करें। मैं तो कंप्यूटर के मामले में बहुत ही कमज़ोर हूँ, बहुत मूर्ख हूँ, मुझे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन रोहिणी जी ने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया कि आज पोर्टल की सीमा होगी, कल शायद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले कौन सोच सकता था कि मोबाइल इतने हाथों में होगा। आप में से बहुत सारे लोग पत्रकार हैं, बिना नाम लिए मैं एक बड़े पत्रकार का जिक्र करूंगा। उनको इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर इन चीफ का पद मिलने वाला था कुछ साल पहले, तो उन्होंने जो कई तरह की मांगें रखी थी उसमें उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन की भी मांग रखी थी। अभी तो मैं सोचता हूँ कि हमारे पास जो रद्दी वाले आते हैं, हुसैन साहब, वो भी मोबाइल रखते हैं और उनको मांग नहीं करनी पड़ती गोयनका से कि मैं तुम्हारी रद्दी तब लूँगा जब तुम मुझे मोबाइल दोगे। तो ये चीज़ें कैसे बदलती हैं, इनके लाभ भी हैं, इनके नुकसान भी हैं, लेकिन जब समाज में जो चीज़ आ गई उसका हम सबसे विवेक के साथ क्या अच्छा उपयोग कर सकते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए रोहिणी जी ने उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि
ये चीज़ों की अपनी सीमा है। पोर्टल सब लोग नहीं देखते, लेकिन हो सकता है अखबार भी सब लोग नहीं पढ़ते। हम सोचें कि नहीं, किताब पढ़ी जाती है आज भी, टीवी नहीं देखा जाता, पोर्टल नहीं देखा जाता। तो ये हम छोटे छोटे तीर न चलाएं अपने, कि आप जो काम कर रहे हैं उसको हम कैसे पंचर कर दें कि पोर्टल की ज़रूरत नहीं है, किताब पढ़ो, मैंने तो किताब लिखी। ऐसा नहीं, किताब की अपनी एक सीमा है, पोर्टल की अपनी एक सीमा है। दोनों की सीमाएं जोड़ के हम कैसे इनको असीमित बना सकते हैं, इसकी तरफ हम ध्यान रखें। तो ये जो छोटा सा समाज रोहिणी जी ने कर्नाटक से शुरू किया है, पूरे हिंदुस्तान में कैसे फैले, उसमें केवल हिंदी के प्रदेश नहीं, हिंदी की खबरें नहीं, उसमें हम हिंदी इलाके कैसे जोड़ें, हम उसमें अरुणाचल तक कैसे जाएं, एक ऐसा प्रदेश जिसकी सीमा ही अभी तक तय नहीं है। चीन वाला हमारा विदेश मंत्री अगर अरुणाचल का नाम ले ले तो वहाँ से उसका प्रतिरोध वो आ जाता है, खंडन, कि आपने कैसे इस प्रदेश को अपना कह दिया। तो ऐसे इलाके की खबरों को हम अपना बनाएं जिनको अभी तक लोग पराया मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जुड़ती जाए। हमारे यहाँ 4 दिशाएं कहलाती हैं। मंत्री जी ने एक जगह जिक्र किया कि अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि वो जानते हैं। तो मैं उसमें से ये भी कहूँगा कि सम्मान के साथ कहिए अनपढ़, दाग के साथ नहीं, उस पर धब्बा ना लगे। इस देश को अनपढ़ लोगों ने खूब अच्छे से चलाया है। आज के मंत्री भी बहुत सारे अनपढ़ ही हैं जो चला रहे हैं देश। राजनीति के कारण ऊपर आए हैं, वो डिग्री के कारण नहीं आए हैं, IIM से निकले हुए लोग नहीं हैं, लेकिन अच्छा राज चलाना जानते हैं। तो पढ़ना लिखना एक गेज है, एक तरह का नाप का पैमाना है। उसके अलावा भी नाप के कई पैमाने हो सकते हैं। उन्होंने बिहार की बाढ़ का भी जिक्र किया। बिहार का उत्तर का ये जो हिस्सा है वो अपनी नदियों से खेलना जानता था, उसका भूगोल जानता था, मॉर्फोलॉजी जानता था। जो जो अंग्रेज़ी के कठिन शब्द हैं वो सब आप याद कर लीजिए, वो वहाँ का अनपढ़ से अनपढ़ किसान जानता था। उन नदियों से खेलना जानता था। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं हमारे देश की। इतनी अधिक नदियाँ हैं उत्तर बिहार में, वो जब फटाफट ऊपर से उतरती हैं, वो जो स्कूल में फिसल गुंडी होती है, टीन की पट्टी फिसलने वाली, ऐसी हिमालय से फटाफट नदियाँ नीचे आती हैं, देखते देखते आती हैं, और अपने साथ इतनी मिट्टी, इतना सिल्ट, इतना पानी लाती हैं कि वो मैदान में लाके जब वो पटकती तो उनको समझ में नहीं आता। उससे पहले तो वो सर करके आती हैं, यहाँ आके अटक जाती हैं, तो वो रास्ता बदल लेती हैं। नदियों का रास्ता बदलने की हम कल्पना नहीं कर सकते जो लोग उत्तर बिहार में नहीं रहते। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बह रही है, कल वो राष्ट्रपति भवन से बहेगी, परसों वो कुतुब मीनार से बहेगी, और उसके बाद वो दिल्ली छोड़ के गुड़गांव चली जाएगी, और हो सकता है 2 साल बाद वो जयपुर से बहती हो। 200 किलोमीटर तक शिफ्ट करने का इनका इतिहास है, एक ही नदी का। इसीलिए कोसी को सप्तकोसी भी कहा, उसकी 7 धाराएं। इतने सुंदर सुंदर नाम रखे लोगों ने। नाम किसने रखे? कोई मंत्रालयों ने थोड़ी रखे, NGOs ने थोड़ी रखे। एक नदी का नाम है दस्यु नदी। कभी हम सोच सकते हैं, अभी तो हम सोमालिया वगैरह के दस्युओं का वर्णन सुन रहे हैं कि वो कैसे जहाज़ों का अपहरण करते हैं। नदी के पानी का अपहरण करके ले जाती है। एक अच्छी खासी नदी आपके नक्शे पर है, कल तक उसमें पानी था, आज आप देखेंगे नदी सूखी है। कहाँ गया उसका पानी? बाढ़ के दिनों में, अकाल में नहीं। तो गांव के लोग बताएंगे कि दस्यु नदी उसका पानी ले गई। नदियों के भी दस्यु हैं और वो नदियां ही हैं। इसका मतलब कोर्स बदलती हैं। वो एक नदी के ऊपर से वो इतनी तेजी से निकलेगी कि उसका सारा पानी अपने साथ ले जाएगी। तो ऐसी नदियों को लोगों ने 200-500 साल देखकर उसका नाम दस्यु नदी रखा होगा। वैभव हरण भी नाम है एक नदी का। नदी का वैभव क्या है? FD थोड़ी है बैंक में पड़ी हुई, शेयर बाजार में खरीदे हुए शेयर नहीं है उसके। उसमें कितना पानी बहता है वो उसका वैभव है। उसका हरण हो गया, पूरी चोरी चली गई, उसका खजाना सूख गई आज नदी। एक नदी का नाम आपको मिलेगा अमरबेल। उसकी जड़ नहीं और उसका मुहाना नहीं तो नदी का उद्गम मिलता है, वहाँ पे तीर्थ बनाता है समाज, उसकी पूजा करता है, चाहे तुंग हो, तुंगभद्रा हो, गंगा हो, गोमुख हो, और वो जाके जहाँ गंगा सागर में मिलती है, इन सब जगहों पे पूजा होती है।
लेकिन उत्तर बिहार में आपको एक ऐसी नदी मिलेगी जिसका नाम अमरबेल। कुछ पता नहीं उसका शुरू और अंत, आदि और अंत नहीं पता, बीच में कहीं भी बहेगी, कुछ लोगों का पानी चुराएगी और उसके बाद गायब हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम अपने समाज की सीख सकें, इस पोर्टल पे ला सकें। पोर्टल एक अनंत संभावनाएं खोलता है। यदि समय हो तो मैं एक छोटा सा किस्सा और सुनाना चाहता हूँ उत्तर बिहार का, आप सबकी अनुमति हो तो। 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि उसका स्वभाव जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसका है, जो रोहिणी जी ने किया कि अपने घर का पैसा उन्होंने समाज के काम में लगाया। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। तो मैं आपको कुछ 200-500 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। उत्तर बिहार का दरभंगा एक इलाका है, ज़िला है। बहुत सुंदर राज था एक समय में। कहते हैं इतने हाथी इस राज में हुआ करते थे जितने सार्वजनिक समारोह में शायद बेंगलोर वगैरह में देखने मिलते हैं, मैसूर में, उससे ज़्यादा आपको इधर भी मिल जाते थे। राजा का जो सलाहकार था वो झोपड़ी में रहता था, महल में नहीं रहता था, सरकारी मकान में नहीं रहता था। उनका नाम अभी छोड़ दीजिए, हो सकता है इस बैठक में बैठे कई लोगों को उनका नाम भी मालूम हो। वो उनके सलाहकार थे और राजघराने से पगार एक भी पैसा नहीं लेते थे, अर्घ्यम वाला काम। राजा को सलाहकार निःशुल्क देते थे सलाह, इसलिए लोगों ने उनका नाम अयाची रख दिया। याचना नहीं करता, कुछ मांगता नहीं है राज से, समाज से, अपना घर किसी तरह चलाता है। अकेले हो तो ऐसा धन फन कर लो, पैसा मत कमाओ। लेकिन फिर विवाह हो गया उनका, तो लोगों ने सोचा अब तो पैसा भागेगा राजा से कि मेरी शादी हो गई है भाई, कुछ मुझे पैसा चाहिए। तब भी अयाची पंडित ने पैसा नहीं मांगा, विवाह भी हो गया सादे ढंग से, झोपड़ी में ही रहते रहे। उसके बाद उन्होंने कोई ये नहीं मांगा कि बड़ा घर दे दो मुझको, अब गाड़ी दे दो, आने जाने के लिए कुछ कर दो। पैदल जाते थे महल में, सलाह दे के पैदल वापस आते थे। राजा का रथ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे। फिर उनकी पहली संतान की तैयारी हुई। जिस दिन संतान हुई उस दिन दाई आई, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अच्छी खबर मानी जाती है हमारे समाज में संतान होना। तो दाई को उन्होंने पास बुलाया और जेब में हाथ डाला और फिर उसके कान में कुछ कहा, जेब से हाथ बाहर निकाल लिया। दाई भी चली गई कान में जो कुछ कहा सुनकर। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। कोई भी चीज़ प्रारंभ होती है तो बढ़ती जाती है। 5 वर्ष से थोड़ा कम उसका आयु हुई। तब अयाची पंडित कहीं अपने गांव से बाहर दौरे पे चले गए। राजा को सख्त ज़रूरत पड़ी किसी संकट में उनकी सलाह की। राजा को बिना बताए गए थे, पैसा ऐसा तो लेते नहीं थे। तो ऐसा क्या है कि राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन का भराएंगे फॉर्म, तब जाएंगे। चले गए अपने, मस्त मौला थे, स्वाभिमानी थे। तो राजा ने अपना दूध भेजा इनके दरवाजे, झोपड़ी में। बेटे ने दरवाज़ा खोला, अभी तक पत्नी खोलती थी, अब बेटा भी खोलने लगा। थोड़ा उसको उत्साह रहता है, छोटे छोटे बच्चों में चपलता होती है। तो खटखट हुआ तो दौड़ के गए, दरवाज़ा खोला। उन्होंने पूछा भाई तुम्हारे पिताजी? तो उन्होंने कहा तो बाहर गए। तो बताइए क्या काम है? तो उन्होंने कहा नहीं तुमसे कोई काम नहीं है, पिताजी से काम है। राजा को लौट के उन्होंने बताया कि अयाची पंडित तो घर पर नहीं है। तो किसने खोला था दरवाज़ा? उनके छोटे बेटे ने खोला था। तो उनसे तुमने पूछा नहीं कहाँ गए, कब आएंगे? फिर से जाओ, राजा का आदेश। ये फिर आ गए। बेटे ने फिर खोल के कहा कि भाई वो उनका पता नहीं है कहाँ गए हैं, कब आएंगे, लेकिन आपको क्या काम है? मैंने तब भी पूछा था। तो उन्होंने कहा तुम बेटा बहुत छोटे हो, राजा को कोई काम है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करना, राजा से जाके कहना कि अयाची पंडित तो घर में नहीं है, उनके बेटे ने पूछा है कि क्या काम है। इसने सोचा कि जाके डांट खाना पड़ेगी, बताऊंगा तो, नहीं बताऊंगा तो कल पता चलेगा तो डांट खाऊंगा। इसलिए आज ही डरते डरते राजा को उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने कहा कि आपको क्या काम है, ये पूछता है बार बार। तो उन्होंने पूछा कितना बड़ा? तो उसने हाथ से बताया कि ऐसे ही कुछ 5-6 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा उसको ले आओ।
तो इनको दरबार में बेटे को प्रस्तुत किया। बेटा अपनी छोटी धोती पहन के उघाड़ा ऊपर से चला गया। आजकल जैसा अंग्रेजी बोल के डराया जाता है, ऐसा बेटा उस समय कौन सी भाषा बोल के डरा सकता था, आप सोचिए, संस्कृत। बेटे ने राजा से संस्कृत में बात की, अपना परिचय दिया। उसने कहा कि बालो हम न च मेव बाला सरस्वती, मैं बच्चा दिखता हूँ लेकिन मेरी बुद्धि बच्ची नहीं है, बड़ी है। अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत त्रयम्, अभी मेरी उम्र 5 साल की भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं 3 लोगों की जानकारी रखता हूँ। 3 लोग, एक तो तुम्हारा लोक है, छोटा सा राज है, इसके अलावा शायद आजकल के लोक में ये होगा कि यूरोप की भी जानकारी रखता हूँ, अमेरिका भी रखता हूँ। उस समय तो 3 लोक में पाताल और स्वर्ग और ये सब होंगे, अभी तो पूरी दुनिया की जानकारी है। यानी मैं पोर्टल जानता हूँ पूरा का पूरा, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, सब पोर्टल की जानकारी मेरे पास है। क्या पूछना है बताओ, प्रश्न पूछो, अभी फट 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 जल टाइप करूँगा, सब निकाल दूंगा। राजा ने उससे कहा कि भाई बड़ा गजब है, सबके सामने पूछूं, शायद ये जवाब दे तो मेरी भी स्थिति खराब होगी, तो उसको भीतर ले गया। भीतर उसने उससे जो भी शंका थी, अपना समस्या थी वो रखी, उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। जो अर्घ्य देने की परंपरा है वो कुछ हजार साल की है, वो आज भी ताज़ा होती है, नए नए रूपों में, नए नए नामों से, नए नए प्रदेशों से। इसलिए हमारा पोर्टल इन सबको प्रणाम कर सके, इनको सलाम कर सके और समाज की सेवा इसी समर्पण भाव से कर सके, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।